स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व स्थानीयकरण की। इसके स्टूडेंट्स विश्व स्थानीयकरण। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपके लगभग 10 नंबर का आता है, क्योंकि आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं उसके अंतर्गत टिप्पणी के रूप में अधिकतर बारी क्वेश्चन आपके आता है स्टूडेंट्स। जैसे 3 बार दे दिए गए वैश्वीकरण, विश्व स्थानीयकरण और विश्ववाद में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर की टिप्पणी के रूप में ये अधिकतर बार प्रश्न पत्र के अंतर्गत आया है स्टूडेंट्स। क्या? विश्व स्थानीयकरण। विश्व स्थानीयकरण स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने वैश्वीकरण की अवधारणा का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वह है जिसके अंतर्गत जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन सभी भौगोलिक सीमाओं को जो है समाप्त कर दिया गया है। वैसे तो वैश्वीकरण एक आर्थिक संकल्पना के रूप में मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में जो है वैश्वीकरण वो आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि के रूप में भी विकसित होती जा रही है। तो विश्व स्थानीयकरण भी जो है स्टूडेंट्स लगभग वैश्वीकरण से मिलती जुलती अवधारणा है। देखिए शब्दों को देखते हम विश्व स्थानीयकरण तो 2 शब्द हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, विश्व प्लस स्थानीयकरण। विश्व प्लस स्थानीयकरण यानी जो विश्व से भी संबंधित हो और किसी निश्चित स्थान से भी संबंधित हो, तो वो क्या हो गई स्टूडेंट्स? विश्व स्थानीयकरण यानी विश्व यानी वैश्वीकरण। क्या हो गया? ये वैश्वीकरण। और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्थानीयकरण। वैश्वीकरण बृहत स्तरीय अवधारणा और स्थानीयकरण चूंकि किसी स्थान से संबंधित है तो वह क्या हो गई? लघु स्तरीय अवधारणा। कैसी अवधारणा हो गई स्टूडेंट्स? ये हो गई लघु स्तरीय अवधारणा। यानी कि विश्व स्तरीकरण जो है या विश्व स्थानीयकरण जो है वो वैश्वीकरण पर स्थानीय परिस्थितियों के दबाव के प्रभाव का वर्णन करता है। यानी वैश्वीकरण के ऊपर ये जो स्थानीयकरण है इसका दबाव पड़ता है, और इस दबाव के बाद उस वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करने का कार्य स्टूडेंट्स कौन करता है? विश्व स्थानीयकरण है। इसको एक आर्थिक या उत्पादन और बाजार के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ स्टूडेंट्स। वैश्वीकरण के अंतर्गत जो विभिन्न उत्पादों का उत्पादन होता है तो वो उत्पादन के लिए, उस उत्पादन को बेचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बाजारों की आवश्यकता होती है। और ये बाजार जो है वो कहाँ ढूंढे जाते हैं? विभिन्न स्थानों पर ढूंढे जाते हैं। यानी कि इन स्थानों का दबाव किस पर है? वैश्वीकरण पर है। क्योंकि यदि किसी बाजार कहाँ होंगे? विभिन्न स्थानों पर होंगे, और जो आपका उत्पादन किया हुआ उत्पाद है वो कहाँ बेचा जाएगा? विभिन्न स्थानों पर बेचा जाएगा। तो वहां पर वो बिकेगा या नहीं बिकेगा इसका पूर्णतया दबाव जो है वैश्वीकरण पर पड़ता है। क्योंकि वैश्वीकरण ही क्या करता है? विश्व में या विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न देशों में या विभिन्न राज्यों में जो है अपने उत्पादन को बेचने का कार्य या बाजार को ढूंढने का कार्य जो है स्थानीयकरण के रूप में ही किया जाता है। तो इस तरह
वैश्वीकरण पर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको प्रोडक्ट कहाँ बेचने हैं? विभिन्न स्थानों पर। तो यहाँ का जो समाज है, यहाँ की जो संस्कृति है, या फिर यहाँ के जो उपभोक्ता हैं, उनके आधार पर ही विभिन्न उत्पाद जो होंगे उनका निर्माण होता है। यानी स्थानीयकरण का सीधा साधा सा प्रभाव स्टूडेंट्स किस पर पड़ता है? वैश्वीकरण पर पड़ता है। इस तरह से वैश्वीकरण कैसी अवधारणा हो गई? प्रगत हो गई, क्योंकि स्थानीयकरण की अवधारणा जो है इस वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत समाहित है। विभिन्न स्थानों के दबाव की वजह से, दबाव की प्रक्रिया की वजह से इस वैश्वीकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि विभिन्न उत्पाद हैं तो उन उत्पादों का विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में बेचा जाना, बाजार को ढूंढना, इस तरह का दबाव जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत स्थानीयकरण में क्या होता है? विश्व स्थानीयकरण में जो भी उत्पाद या सेवा जो है या फिर जिनका विकास और वितरण जो है, वो विकास और वितरण जो विश्व स्तरीय है, और यदि विश्व स्तरीय है तो इसके लिए हमें स्थानीय बाजारों की आवश्यकता है। स्थानीय बाजार हमें चाहिए, साथ ही साथ हमें स्थानीय उपभोक्ता जो है वो चाहिए, और वो स्थानीय उपभोक्ता के समाज और उसकी संस्कृति जैसी होगी, हमें उत्पादन जो है उसी प्रकार का या उसी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण जो है स्टूडेंट्स हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से विश्व या वैश्वीकरण और स्थानीयकरण जो है, दोनों अवधारणाएं जो है स्टूडेंट्स वो एक तरह से जुड़ी हुई है। यानी जिन उत्पादों का उत्पादन हो रहा है उसके लिए विश्व बाजार की जो आवश्यकता है, वह विश्व बाजार की आवश्यकता ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? विश्व स्थानीयकरण के नाम से जानी जाती है। यानी जो भी उत्पाद या सेवा जो है जो कहीं भी बेची जाएंगे तो वह विश्व स्थानीयकरण के रूप में वहाँ के समाज और उसकी संस्कृति के अनुसार उनका निर्माण होगा, और बाजार की जो व्यवस्था है वह भी उस स्थान के समाज एवं संस्कृति के अनुसार ही होती है। यदि स्टूडेंट्स हम विश्व स्थानीयकरण के विभिन्न आयामों पर विचार करते हैं, विश्व स्थानीयकरण के जो विभिन्न आयाम है, यदि हम उन पर विचार करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहला आयाम जो आता है आर्थिक विश्ववाद या फिर आर्थिक विश्व स्थानीयकरण। आर्थिक विश्व स्थानीयकरण या आर्थिक आयाम जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम है स्टूडेंट्स विश्व स्थानीयकरण का। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक आयाम के आधार पर ही बाजारों की व्यवस्था होती है, और इन बाजारों में ही क्या होता है, हमारी जो यानी जिन उत्पादों को बेचने का व्यवस्था की जाती है, या फिर यूँ कह लीजिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है हमें विश्व स्थानीयकरण के आर्थिक आयाम के अंतर्गत देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, ये आर्थिक वैश्वीकरण जो है इनके विभिन्न तत्व हैं। सबसे पहला तत्व जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाजार। यदि किसी भी चीज का उत्पादन किया गया है तो क्या होना जरूरी है? बाजार की व्यवस्था होना जरूरी है। ये बाजार की व्यवस्था होगी तभी क्या है, जो उत्पादन किया गया है उस उत्पादन को एक देश से दूसरे देश में या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बिना रोक टोक के भेजा जा सकता है और लाया जा सकता है।
यानी जो पूंजी निवेश है और तकनीकी का जो आदान प्रदान है वो आसानी से करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? बाजार की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजारों में यानी इस आर्थिक आयाम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज जो पाई जाती है स्टूडेंट्स, मांग एवं पूर्ति। यदि विश्व की विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार से किसी उत्पादों की मांग है तो उनकी पूर्ति होना भी आवश्यक है, और वह पूर्ति जो है किस रूप में होती है? बाजार व्यवस्था के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये जो मांग एवं पूर्ति की जो व्यवस्था है, वह मांग एवं पूर्ति की जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में एक बाजार व्यवस्था या बाजार की प्रक्रिया का निर्माण करती है, ताकि वहाँ की स्थानों विभिन्न स्थानों या स्थानीयकरण के द्वारा ही समझकर उन बाजारों में मांग के अनुसार विभिन्न उत्पादों की जो है पूर्ति की जा सके, यानी उस स्थानीयकरण उस स्थानीय डिमांड के अनुसार मांग के अनुसार ही वहाँ पर उत्पादों को भेजा जा सके। दूसरा आयाम, आर्थिक आयाम का जो दूसरा तत्व आता है स्टूडेंट्स, वो आता है पूंजीवाद। स्टूडेंट्स, पूंजीवाद की चर्चा जो हमने पिछला वीडियो या पिछला टॉपिक जो पढ़ा था स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण, उसके अंतर्गत भी की थी मैंने आपको। और इस पूंजीवाद की जो अवधारणा प्रतिपादन जो किया था वायलस्टाइन ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट्स? वायलस्टाइन ने पूंजीवाद के आधार पर वैश्वीकरण को समझाने का प्रयास किया था। वे क्या कहते हैं कि पूंजीवाद जो है अनिवार्य है, यानी पूंजीवाद जो है चाहे वो किसी तरह का कोई स्थान हो चाहे विश्व हो, वह सभी से जुड़ा हुआ है। कौन? पूंजीवाद। क्योंकि पूंजीवाद की व्यवस्था ने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने स्टूडेंट्स विभिन्न टेक्नोलॉजी का विकास किया, और तकनीकी विकास की वजह से विभिन्न जो उत्पादन किए जाते हैं वह उत्पादन भी विभिन्न बाजारों की व्यवस्था की वजह से बेचे जा सकते हैं, और वह उत्पादन किसी विभिन्न स्थानों की समाज और संस्कृति के अनुसार ही बेचे जाती है, या डिमांड के अनुसार ही उनकी पूर्ति जो है की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व जो देखें स्टूडेंट्स हम आर्थिक आयाम का, वो आता है तकनीकी तंत्र, टेक्नोलॉजी। तकनीकी का विकास हम देखते हैं वर्तमान में किस वजह से हुआ है? विज्ञान की वजह से। और इस टेक्नोलॉजी ने एक तंत्र का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? एक तंत्र का। किस रूप में? कि विभिन्न देशों के बीच जो अंतर निर्भरता बढ़ी है, उस अंतर निर्भरता का प्रमुख कारण जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है? तकनीकी तंत्र ही है। यानी एक देश जो है दूसरे देश को विभिन्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी तंत्र के द्वारा ही एक दूसरे को जानता पहचानता है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी को ले लीजिए, इसकी आधार पर एक दूसरे देशों के बीच जो आदान प्रदान जो चलता रहता है स्टूडेंट्स, या फिर यूँ कह लीजिए एक देश की दूसरे देश के बीच जो भौगोलिक दूरियों में कमी आई है, उसका मुख्य कारण स्टूडेंट्स क्या माना जाता है? तकनीकी ही माना जाता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं आज बाजार में एक देश के उत्पादन का दूसरे देश में बेचा जाना, यानी एक देश में जो उत्पादन हो रहा है वो दूसरे देश में बाजार में जाकर बेचा जा रहा है, तो उसका प्रमुख कारण भी स्टूडेंट्स क्या है? तकनीकी तंत्र ही माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली तत्व के रूप में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट तत्व जो आता है वो उद्योगवाद या उत्तर
यानी हमारे देश में यदि विश्व स्थानीयकरण पाया जाता है तो उसके अंतर्गत उद्योगवाद और उत्तर उद्योगवाद ने दुनिया के लोगों को काम करने की दशाओं में सुधार किया है। धीरे धीरे यही विभिन्न टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इससे औद्योगिकरण हुआ और धीरे धीरे इसकी वजह से जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है उसको जन्म दिया। यानी धीरे धीरे व्यक्ति औद्योगिक दृष्टि से तो करीब आ रही है, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि सभी दृष्टियों से एक देश दूसरे देश के करीब आया है। स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की सन 2000 की रिपोर्ट मैंने आपको वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भी बताई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत उन्होंने इस विश्व स्थानीयकरण की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसका एक वर्णन वैसे तो वैश्वीकरण के अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बताना चाहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बताया, कौन सी विशेषता बताई विश्व स्थानीयकरण की। पहली कि इसके अंतर्गत क्या आ गए हैं, नए बाजार, साथ ही साथ नए उपकरण और स्टूडेंट्स नए कर्ता और नए नियम। ये चारों चीजें जो है महत्वपूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपनी सन 2000 की रिपोर्ट दी, उसके अंतर्गत उन्होंने इन चारों विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया कि यदि विश्व स्थानीयकरण है यानी वैश्वीकरण और स्थानीयकरण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो उसके अंतर्गत इन चारों विशेषताओं का सर्वप्रथम नए बाजारों का होना आवश्यक है और नए बाजारों में जो उत्पाद भेजे जाएंगे उनके लिए नए उपकरण और उपकरण के साथ साथ नए नए बाजारों की खोज होगी, तो उसके लिए नए कर्ता और साथ ही साथ नए नियम जो है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो एक दूसरे के करीब आती है, तो उनको करीब लाने के लिए क्या होता है, नए विभिन्न नियमों का निर्माण करना भी आवश्यक होता है। तो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्थानीयकरण या वैश्वीकरण के अंतर्गत इन चारों विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। यानी ये चारों विशेषताओं को लेकर ही विश्व स्थानीयकरण की जो अवधारणा है वो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती है। अब विश्व स्थानीयकरण के जो आयाम थे, तो पहला कौन सा, आर्थिक आयाम के विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया स्टूडेंट्स हमने। अब जो दूसरा आयाम आता है वो आता है स्टूडेंट्स सामाजिक सांस्कृतिक विश्ववाद कह लीजिए या फिर सामाजिक सांस्कृतिक आयाम जो है वो कह लीजिए, वो आता है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी जो है वो लगभग बहुत जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि आर्थिक आयाम के अंतर्गत केवल आर्थिक पक्ष ही आता है, किंतु स्टूडेंट्स हम देखें सामाजिक सांस्कृतिक विश्ववाद के अंतर्गत पूरा मानव समाज आता है, यानी पूरे मानव समाज का जो प्रत्येक पक्ष है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष जो है वो इस विश्ववाद से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा मानव समाज जो है इन सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है? इन सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से
चेतना आ गई है और इसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या फिर जो विश्व स्थानीयकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत राष्ट्र राज्यों का जो अधिकार क्षेत्र है वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है स्टूडेंट्स, सिमटता जा रहा है। जो विश्व मुख्य रूप से विश्व स्थानीयकरण के अंतर्गत जो किसी निश्चित स्थान से संबंधित ही सामाजिक व सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं वो एक स्थान से संबंधित ना होकर धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही हैं और वो विभिन्न राष्ट्र राज्यों से संबंधित होती जा रही है। साथ ही साथ एक ऐसे नए शासन का उदय होता जा रहा है जो कि दुनिया भर के राज्यों को अपनी सीमा में ले लेती है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी क्या होता जा रहा है, विश्व स्थानीयकरण होता जा रहा है। मैथ्स जो आता है आयाम स्टूडेंट्स वो आता है पर्यावरणीय विश्ववाद या पर्यावरणीय विश्व स्थानीयकरण। इस पर्यावरणीय विश्व स्थानीयकरण के अंतर्गत भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ये पहलू जो है सीधा सा किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित पहलू है। किससे संबंधित है स्टूडेंट्स, पर्यावरण से संबंधित पहलू है। पहले ही प्रत्येक देश का प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना मुद्दा होता था, लेकिन वर्तमान में विश्व स्थानीयकरण या वैश्वीकरण की अवधारणा का जब जन्म हुआ तो ये मुद्दा जो है पर्यावरणीय आयाम जो है केवल किसी स्थान से सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि सभी देशों के साथ मिलकर इससे संबंधित मुद्दे को हल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये हमारी पृथ्वी जो है वो हम सबकी है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का पर्यावरण से संबंधित कोई नुकसान होता है या पर्यावरण से संबंधित हमें किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना पड़ता है तो उसका प्रमुख रूप से हल किया जाना चाहिए, यानी सभी देशों सभी राष्ट्रों के द्वारा मिलकर इस पर्यावरणीय जोखिम को कम करने का प्रयास जो है किया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब वर्तमान में पर्यावरणीय आयाम को विभिन्न देशों के साथ जो है सम्मिलित कर दिया गया है और वर्तमान में ये पर्यावरणीय विश्ववाद जो है या पर्यावरणीय विश्ववाद की जो उत्पत्ति है